सावधान, इतिहास के पन्ने जब भी पलटे जाते हैं तो कुछ कहानियां ऐसी निकलती हैं जो सिर्फ तारीखों और घटनाओं का ब्यौरा नहीं होती, बल्कि वे दो अलग अलग दुनियाओं, दो विचारधाराओं और दो असाधारण इंसानों के टकराव की दास्तां होती हैं। ऐसी ही एक कहानी है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की। ये कहानी सिर्फ दो बादशाहों की जंग नहीं, बल्कि भारत की तकदीर को हमेशा के लिए बदल देने वाली घटनाओं का एक सिलसिला है। एक तरफ था गौर की पहाड़ियों से निकला एक महत्वाकांक्षी सुल्तान, जिसकी नजर हिंदुस्तान की दौलत और जमीन पर थी, और दूसरी तरफ था दिल्ली और अजमेर का वो दिलेर राजपूत राजा, जो अपनी आन बान और शान के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। यह कहानी हमें उस दौर में ले जाती है जब तलवार की नोक पर सल्तनतें बनती और बिगड़ती थीं। इन दोनों किरदारों का जिक्र आते ही हमारे जहन में वीरता, धोखा, जीत, हार और सम्मान जैसे कई सवाल उठ खड़े होते हैं। क्या होता अगर तराइन की दूसरी लड़ाई का नतीजा कुछ और होता? क्या भारत का इतिहास वैसा ही होता जैसा आज हम जानते हैं? मोहम्मद गौरी को हम एक हमलावर के तौर पर देखते हैं जिसने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी, तो वहीं पृथ्वीराज चौहान को हम एक ऐसे नायक के रूप में याद करते हैं जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ा। उनकी दुश्मनी सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं थी, बल्कि यह अपनी अपनी सल्तनत को फैलाने और अपने वजूद को साबित करने की एक जिद थी, एक जुनून था। इस टकराव की गूंज आज भी हमारे समाज में सुनाई देती है। हाल ही में जून 2025 में अभिनेता विक्रांत मैसी ने भी इस बहस को एक नया मोड़ दिया, जब उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान को सिर्फ एक हारे हुए योद्धा के तौर पर देखना गलत है, क्योंकि उन्होंने गौरी को कई बार हराया और माफ भी किया था। वहीं 4 जून 2025 को शुरू हुए एक नए टीवी सीरियल ने भी लोगों की दिलचस्पी को फिर से जगा दिया है। यह दिखाता है कि सदियां बीत जाने के बाद भी इन दो शख्सियतों की कहानी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक ऐसी पहेली है जिसे हर पीढ़ी अपने नजरिए से समझने की कोशिश करती है। इस कहानी के हर पहलू को समझना जरूरी है। हमें जानना होगा कि मोहम्मद गौरी कौन था और वो भारत क्यों आया, पृथ्वीराज चौहान का शासन कैसा था और उनकी ताकत क्या थी, तराइन के मैदान में ऐसा क्या हुआ जिसने हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया, और इस जंग के बाद हमारे समाज और संस्कृति पर क्या असर पड़ा। ये कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास सिर्फ किताबों में दर्ज कुछ तारीखें नहीं, बल्कि यह वो आईना है जिसमें हम अपने आज और आने वाले कल की परछाई देख सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ चलिए इतिहास के इस सफर पर और परत दर परत खोलते हैं इस ऐतिहासिक टक्कर की कहानी को, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। अब बात करते हैं कहानी के पहले किरदार शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की। उसका जन्म 1149 में आज के अफगानिस्तान के गौर प्रांत में हुआ था, जो उस वक्त एक छोटा और पहाड़ी इलाका था। उसका पूरा नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम था, लेकिन इतिहास उसे मोहम्मद गौरी के नाम से ज्यादा जानता है। उसका परिवार हमेशा से ही बड़ी ताकतों जैसे गजनवी और सेलजुक साम्राज्य के अधीन रहा था, लेकिन गौरी और उसके भाई ग्यासुद्दीन गौरी के दिल में अपने वंश को एक बड़ी ताकत बनाने का सपना पल रहा था। 1173 में उसने अपने भाई की मदद से गजनी पर कब्जा कर लिया, और यहीं से उसके बड़े इरादों की शुरुआत हुई। उसकी नजर अब हिंदुस्तान की तरफ थी, जो उस समय सोने की चिड़िया कहलाता था। गौरी सिर्फ एक लुटेरा नहीं था, जैसा कि महमूद गजनवी को अक्सर समझा जाता है। गजनवी भारत आता था, मंदिरों को लूटता था और वापस चला जाता था, लेकिन गौरी का मकसद सिर्फ दौलत लूटना नहीं था। वह यहाँ एक स्थायी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। वह जानता था कि मध्य एशिया की राजनीति बहुत अस्थिर है और वहां अपनी सत्ता बनाए रखना मुश्किल है, इसलिए उसने भारत को अपनी ताकत का नया केंद्र बनाने का फैसला किया। उसने अपने आक्रमणों की शुरुआत बहुत सोच समझकर की। उसका पहला बड़ा हमला 1178 में गुजरात के पाटन पर हुआ, जहां उसे सोलंकी वंश की रानी नायिका देवी के हाथों बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। यह हार उसके लिए एक बड़ा सबक थी। इस हार से गौरी ने सीखा कि भारत को जीतना आसान नहीं है और उसे अपनी रणनीति बदलनी होगी। उसने गुजरात का रास्ता छोड़कर पंजाब की तरफ रुख किया, जो भारत में दाखिल होने का ज्यादा आसान रास्ता था। अगले कुछ सालों में उसने एक एक करके भारत के दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी। 1179 में उसने पेशावर को जीता, सिंध और कश्मीर पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। 1186 तक आते आते उसने लाहौर पर भी कब्जा कर लिया, जो उस समय गजनवी वंश के आखिरी शासकों के अधीन था।
अब उसकी सल्तनत की सीमाएं पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमाओं से आकर टकराने लगी थी। सियालकोट पर कब्जा करने के बाद यह टकराव होना तय हो गया था। मोहम्मद गौरी एक बहुत ही चतुर और धैर्यवान सेनापति था। वह अपनी हार से सीखता था और अपनी गलतियों को दोहराने से बचता था। वह जानता था कि राजपूत अपनी बहादुरी और वचन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनमें आपसी एकता की कमी है। उसने इसी कमजोरी का फायदा उठाने की योजना बनाई। उसका हर कदम एक सोची समझी चाल होती थी। वह सिर्फ जंग के मैदान में ही नहीं, बल्कि दिमागी तौर पर भी अपने दुश्मन को मात देना चाहता था। उसकी सेना में तुर्क, ताजिक और अफगान लड़ाके शामिल थे, जो तेज तर्रार घुड़सवारी और तीरंदाजी में माहिर थे। यही सेना और यही रणनीति आगे चलकर तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी। अब कहानी के दूसरे सिरे पर चलते हैं, जहां हिंदुस्तान की धरती पर एक ऐसा सूरज चमक रहा था जिसकी वीरता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। ये थे चाहमान, यानी चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म अजमेर में हुआ था और उनके पिता का नाम सोमेश्वर सिंह चौहान था। बहुत ही कम उम्र में पिता का साया सर से उठ जाने के बाद उनकी मां कर्पूरी देवी ने एक संरक्षिका के तौर पर राजकाज संभाला और पृथ्वीराज को एक कुशल योद्धा और शासक बनने की तालीम दी। जब पृथ्वीराज ने राजगद्दी संभाली तो उनकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन उनकी हिम्मत और सूझबूझ किसी तजुर्बेकार राजा से कम नहीं थी। पृथ्वीराज चौहान सिर्फ एक बहादुर योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महत्वाकांक्षी शासक भी थे। उन्होंने अपने शासनकाल की शुरुआत अपने राज्य को मजबूत करने और उसका विस्तार करने से की। उन्होंने अपने आसपास के कई छोटे बड़े राजपूत राज्यों को हराया और अपनी ताकत का लोहा मनवाया। उनका साम्राज्य अजमेर से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ था। दिल्ली शहर की नींव तो तोमर वंश के राजा अनंगपाल तोमर ने रखी थी, जो पृथ्वीराज के नाना थे। नाना के कोई पुत्र न होने के कारण दिल्ली का सिंहासन भी पृथ्वीराज को ही मिला। इस तरह वह अजमेर और दिल्ली दोनों शक्तिशाली केंद्रों के स्वामी बन गए। इसने उन्हें उत्तरी भारत का सबसे ताकतवर हिंदू शासक बना दिया था। उनका दरबारी जीवन भी बहुत भव्य था। उनके दरबार में कवियों, कलाकारों और विद्वानों का बहुत सम्मान होता था। उनके सबसे खास दोस्त और दरबारी कवि थे चंद बरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नाम का एक महाकाव्य लिखा। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज के जीवन, उनकी वीरता, उनके प्रेम और उनके युद्धों का बहुत ही जीवंत वर्णन मिलता है। इसी ग्रंथ से हमें कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता के साथ उनके प्रेम और विवाह की कहानी का पता चलता है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज संयोगिता को उनके स्वयंवर से उठाकर ले आए थे, जिसके कारण कन्नौज के राजा जयचंद उनके कट्टर दुश्मन बन गए थे। ये दुश्मनी आगे चलकर तराइन की लड़ाई में बहुत महंगी साबित हुई। पृथ्वीराज चौहान उस दौर के राजपूत शौर्य के प्रतीक थे। वह अपनी प्रजा में बहुत लोकप्रिय थे और उनकी सेना में एक से बढ़कर एक वीर सामंत थे। उनकी ताकत का आधार उनकी विशाल पैदल सेना और हाथियों की टुकड़ियां थीं। वह युद्ध के मैदान में निडर होकर लड़ते थे और शरणागत को माफ कर देना राजपूत धर्म का हिस्सा मानते थे। उनकी यही उदारता और अपने दुश्मनों को कम आंकने की भूल शायद उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। जब मोहम्मद गौरी पंजाब की तरफ से आगे बढ़ रहा था, तब पृथ्वीराज अपनी क्षेत्रीय लड़ाइयों में उलझे हुए थे। उन्होंने गौरी को एक आम हमलावर समझने की गलती की, लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि यह हमलावर इस बार सिर्फ लूटने नहीं, बल्कि हिंदुस्तान पर हमेशा के लिए राज करने के इरादे से आया है। जब दो ताकतवर और महत्वाकांक्षी शासकों की सीमाएं आपस में टकराती हैं, तो युद्ध होना लाजमी हो जाता है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मामले में भी यही हुआ। गौरी, जिसने 1186 तक लाहौर पर कब्जा कर लिया था, अब अपनी सल्तनत को और आगे बढ़ाना चाहता था। उसकी नजर दिल्ली पर थी, जो उस समय उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र थी। वहीं पृथ्वीराज चौहान, जो पहले ही अपने आसपास के कई राजाओं को हराकर अपनी धाक जमा चुके थे, किसी भी बाहरी ताकत को अपनी जमीन पर कदम रखने की इजाजत नहीं दे सकते थे। यह सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह दो अलग अलग धर्मों, संस्कृतियों और शासन करने के तरीकों की भी टक्कर थी। टकराव की तात्कालिक वजह बनी भटिंडा, जिसे तबर हिंद भी कहा जाता है, का किला। यह किला उस समय पृथ्वीराज चौहान के राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा पर एक अहम सैनिक चौकी थी। 1189 के आसपास
मोहम्मद गौरी ने एक बड़ी सेना के साथ इस किले पर हमला किया और उसे जीत लिया। यह पृथ्वीराज चौहान के लिए एक सीधी चुनौती थी। यह उनके सम्मान और संप्रभुता पर हमला था। वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई विदेशी हमलावर उनके इलाके में घुसकर उनके किले पर कब्जा कर ले। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को इकट्ठा करने का हुक्म दिया और भटिंडा को वापस हासिल करने के लिए एक विशाल सेना के साथ कूच कर दिया। यहीं से उस महासंग्राम की नींव पड़ी जिसे आज दुनिया तराइन के युद्ध के नाम से जानती है। इस टकराव के पीछे एक और बड़ी वजह थी राजपूत राजाओं की आपसी फूट। उस समय उत्तर भारत में कई शक्तिशाली राजपूत राज्य थे, जैसे कन्नौज के गढ़वाल, गुजरात के चालुक्य और बुंदेलखंड के चंदेल। लेकिन उनमें एकता का भारी अभाव था। हर राजा अपने आप को दूसरे से बड़ा समझता था और अपने पड़ोसी राज्य को कमजोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। पृथ्वीराज चौहान ने भी अपने पड़ोसियों से कई लड़ाइयां लड़ी थीं। खास तौर पर कन्नौज के राजा जयचंद के साथ उनकी दुश्मनी जगजाहिर थी। कहा जाता है कि जब पृथ्वीराज गौरी से लड़ने जा रहे थे तो जयचंद समेत कई राजपूत राजाओं ने उनकी मदद नहीं की। इस आपसी फूट ने गौरी जैसे बाहरी दुश्मन का काम और भी आसान कर दिया। दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी की सेना राजपूतों की सेना से बिल्कुल अलग थी। गौरी की सेना में हल्के हथियारों से लैस घुड़सवार तीरंदाजों की भरमार थी, जो बहुत तेजी से हमला करके वापस लौट सकते थे। उनकी रणनीति अटैक एंड रिट्रीट यानी हमला करो और पीछे हटो की थी। वे दुश्मन को थकाकर और उसकी सेना को बिखेरकर हमला करते थे। इसके विपरीत राजपूत सेना हाथियों और पैदल सैनिकों पर ज्यादा निर्भर थी, जो ताकतवर तो थे लेकिन उनकी रफ्तार धीमी थी। राजपूत आमने सामने की लड़ाई में विश्वास रखते थे, जबकि गौरी की सेना युद्ध की हर चाल, हर धोखे का इस्तेमाल करने के लिए तैयार थी। यही रणनीतिक अंतर आगे चलकर युद्ध के नतीजे पर बहुत गहरा असर डालने वाला था। साल था 1191। भटिंडा पर गौरी के कब्जे की खबर जब अजमेर पहुंची तो पृथ्वीराज चौहान का खून सच में खौल उठा। उन्होंने अपने सभी वफादार सामंतों और सेनापतियों को इकट्ठा किया और एक विशाल सेना लेकर तराइन के मैदान की ओर चल पड़े। तराइन, जो आज हरियाणा के करनाल जिले में तरावड़ी के नाम से जाना जाता है, इतिहास का गवाह बनने के लिए तैयार था। पृथ्वीराज की सेना में 2 लाख से ज्यादा सैनिक और हजारों घुड़सवार और हाथी थे। उनकी सेना का नेतृत्व दिल्ली के गवर्नर और उनके भाई गोविंद राय कर रहे थे। राजपूत सेना पूरे जोश और आत्मविश्वास से भरी हुई थी और उन्हें अपनी जीत का पूरा यकीन था। वे अपनी धरती से विदेशी हमलावर को खदेड़ने के लिए बेताब थे। जब दोनों सेनाएं तराइन के मैदान में आमने सामने हुईं, तो जमीन सच में कांप उठी। गौरी की सेना राजपूतों की विशाल सेना को देखकर एक पल के लिए सहम गई, लेकिन गौरी एक चतुर सेनापति था। उसने अपनी सेना को पारंपरिक तरीके से जमाया और लड़ाई की शुरुआत की। राजपूतों ने पूरी ताकत से हमला बोल दिया। पृथ्वीराज के घुड़सवारों और हाथियों ने गौरी की सेना के दाएं और बाएं हिस्सों को तहस नहस कर दिया। गौरी की सेना में भगदड़ मचने लगी। युद्ध का रुख पूरी तरह से पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में था। राजपूतों की वीरता के सामने तुर्की सेना के पैर उखड़ने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि गौरी की हार बस कुछ ही पलों की बात है। लड़ाई के बीच में मोहम्मद गौरी ने एक साहसी कदम उठाया। उसने देखा कि उसकी सेना हार रही है, तो वह खुद लड़ाई के केंद्र में पहुंच गया और सीधे पृथ्वीराज के भाई गोविंद राय पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ। गौरी ने भाले से गोविंद राय पर वार किया, जिससे उनके 2 दांत टूट गए। लेकिन गोविंद राय ने भी पलटकर अपनी बर्छी से गौरी पर ऐसा जोरदार वार किया कि वह बुरी तरह घायल होकर अपने घोड़े से गिरने ही वाला था। तभी उसके एक वफादार खलजी सैनिक ने उसे सहारा दिया और तेजी से उसे युद्ध के मैदान से सुरक्षित बाहर निकाल ले गया। अपने सुल्तान को घायल और मैदान से भागते देख गौरी की बची खुची सेना के भी हौसले पस्त हो गए और उन्होंने भी भागना शुरू कर दिया। यह पृथ्वीराज चौहान की एक शानदार जीत थी। उन्होंने न सिर्फ गौरी को हराया, बल्कि उसकी भागती हुई सेना का करीब 40 मील तक पीछा भी किया। लेकिन यहां पृथ्वीराज ने एक बड़ी गलती की। राजपूत युद्ध के नियमों के अनुसार वे भागते हुए दुश्मन पर वार नहीं करते थे। उन्होंने गौरी को पकड़कर खत्म करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे वापस गजनी लौट जाने दिया। उन्होंने सोचा कि यह हमलावर अब दोबारा हिंदुस्तान की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्होंने भटिंडा के किले को फिर से जीत लिया और जश्न मनाते हुए वापस अपनी राजधानी लौट आए। यह जीत उनकी वीरता का प्रमाण थी, लेकिन दुश्मन को जिंदा छोड़ देना उनकी दूरदर्शिता की कमी का भी संकेत था, जिसकी कीमत उन्हें और पूरे हिंदुस्तान को 1 साल बाद चुकानी पड़ी।
तराइन की पहली लड़ाई में मिली हार मोहम्मद गौरी के लिए एक जख्म की तरह थी, जो उसे दिन रात बेचैन करती थी। वह शर्मिंदा था, लेकिन हारा नहीं था। गजनी वापस पहुंचकर उसने जश्न नहीं मनाया, बल्कि अपनी हार का बदला लेने की कसम खाई। उसने 1 साल तक चैन की सांस नहीं ली। इस 1 साल में उसने अपनी सेना को फिर से संगठित किया, अपनी गलतियों से सीखा और एक नई और ज्यादा खतरनाक रणनीति तैयार की। उसने 1,20,000 बेहतरीन घुड़सवारों की एक विशाल सेना तैयार की, जिसमें तुर्क, अफगान और ताजिक लड़ाके शामिल थे। इस बार वह सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि पृथ्वीराज चौहान को हमेशा के लिए मिटाने के इरादे से आया था। 1292 में गौरी एक बार फिर अपनी विशाल सेना के साथ तराइन के उसी मैदान में आ पहुंचा। जब पृथ्वीराज चौहान को यह खबर मिली तो वह हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत आसपास के राजपूत राजाओं से मदद के लिए संदेश भेजे, लेकिन कहा जाता है कि राजा जयचंद जैसे कई बड़े राजाओं ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। फिर भी पृथ्वीराज ने एक बड़ी सेना इकट्ठी की और तराइन के लिए रवाना हुए। इस बार भी उनकी सेना गौरी की सेना से संख्या में ज्यादा थी, लेकिन राजपूतों के मन में पिछली जीत का अति आत्मविश्वास था। गौरी ने इस बार एक चाल चली। उसने लड़ाई से पहले पृथ्वीराज को एक संदेश भेजा कि वह संधि करना चाहता है और अपने भाई की अनुमति का इंतजार कर रहा है। पृथ्वीराज चौहान और उनकी सेना गौरी की इस चाल में आ गए। वे संधि की बातों में उलझकर थोड़े लापरवाह हो गए और रात में जश्न मनाने लगे। वहीं दूसरी ओर गौरी अपनी सेना को हमले के लिए तैयार कर रहा था। उसने अपनी सेना को 5 हिस्सों में बांटा। 4 हिस्सों को, जिनमें 10-10 हजार घुड़सवार तीरंदाज थे, राजपूत सेना को चारों तरफ से घेरने का काम सौंपा गया। 5वीं और सबसे ताकतवर टुकड़ी को उसने अपने नेतृत्व में रिजर्व रखा। रात के अंधेरे में जब राजपूत सेना गहरी नींद में सो रही थी, गौरी ने भोर होने से ठीक पहले अचानक हमला बोल दिया। राजपूत सैनिक जब तक कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस अचानक हुए हमले से राजपूत सेना में भगदड़ मच गई। वे निहत्थे और बिना तैयारी के थे। फिर भी पृथ्वीराज चौहान और उनके बहादुर सामंतों ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। दिन चढ़ने तक राजपूत सेना फिर से संगठित होकर लड़ने लगी, लेकिन गौरी की रणनीति काम कर रही थी। उसके घुड़सवार तीरंदाज राजपूत सेना पर दूर से ही तीरों की बारिश करते और जब राजपूत सैनिक उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते तो वे पीछे हट जाते। यह सिलसिला दोपहर तक चलता रहा। राजपूत सैनिक लड़ते लड़ते और पीछा करते करते बुरी तरह थक चुके थे। जब गौरी ने देखा कि राजपूत सेना पूरी तरह से थक गई है, तो उसने अपनी 12,000 ताजादम सैनिकों की रिजर्व टुकड़ी के साथ आखिरी और निर्णायक हमला कर दिया। थकी हुई राजपूत सेना इस हमले को झेल नहीं सकी और उनके पैर उखड़ गए। पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। यह हार सिर्फ एक राजा की हार नहीं, बल्कि भारत के इतिहास में एक युग का अंत थी। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की हार का असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। यह सिर्फ एक युद्ध का अंत नहीं, बल्कि भारत के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे में एक नए युग की शुरुआत थी। इस जीत ने उत्तरी भारत के दरवाजे तुर्की हमलावरों के लिए हमेशा के लिए खोल दिए। पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद कोई भी बड़ा और ताकतवर राजपूत राजा ऐसा नहीं बचा था जो गौरी की बढ़ती हुई ताकत को चुनौती दे सके। अजमेर और दिल्ली पर कब्जा करने के बाद गौरी की सेना ने आगे बढ़कर गंगा यमुना के उपजाऊ दोआब क्षेत्र पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। जो राजपूत सदियों से इस धरती पर राज कर रहे थे, वे अब या तो मारे जा चुके थे या कमजोर होकर बिखर गए थे। मोहम्मद गौरी खुद भारत में नहीं रुका। उसने भारत में जीते हुए प्रदेशों का शासन अपने सबसे भरोसेमंद गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया और खुद गजनी वापस लौट गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और 1206 में गौरी की मृत्यु के बाद उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। यह भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। पहली बार दिल्ली पर एक ऐसी सल्तनत का राज स्थापित हुआ जो अगले 300 सालों तक भारत पर शासन करने वाली थी। इसके बाद खलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश ने दिल्ली से ही पूरे भारत पर राज किया। इस तरह तराइन की लड़ाई ने भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी, जिसका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। इस राजनीतिक बदलाव का असर समाज पर भी पड़ा। एक नई शासक वर्ग का उदय हुआ जो धर्म, भाषा और संस्कृति में स्थानीय लोगों से बिल्कुल अलग था। फारसी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और प्रशासन का तरीका भी बदल गया।
हालांकि तुर्की शासकों ने धीरे धीरे भारतीय तौर तरीकों को अपनाना शुरू कर दिया, लेकिन शुरुआती टकराव और बदलाव बहुत बड़े थे। 1294 में गौरी ने एक बार फिर भारत आकर चंदावर के युद्ध में कन्नौज के राजा जयचंद को भी हरा दिया। इस जीत ने उत्तर भारत में उसके शासन को और भी मजबूत कर दिया। जो जयचंद पृथ्वीराज की हार पर शायद मन ही मन खुश हुए होंगे, उन्हें भी आखिरकार उसी ताकत के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इस हार का एक बड़ा सबक यह था कि राजपूतों की वीरता और शौर्य किसी से कम नहीं था, लेकिन उनमें राजनीतिक दूरदर्शिता और एकता की भारी कमी थी। वे अपने आपसी झगड़ों में इतने उलझे रहे कि एक बड़े बाहरी खतरे को पहचान नहीं पाए। उनकी युद्ध की पुरानी रणनीति भी तुर्कों की चालाक और तेज तर्रार रणनीति के सामने नाकाम साबित हुई। तराइन की दूसरी लड़ाई ने यह साबित कर दिया कि सिर्फ बहादुरी से जंग नहीं जीती जा सकती, उसके लिए सही रणनीति, एकता और दुश्मन को सही तरीके से आंकने की क्षमता भी जरूरी होती है। इस एक हार ने हिंदुस्तान की तकदीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच की टक्कर सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं थी। इसका असर उस दौर की संस्कृति और साहित्य पर भी बहुत गहरा पड़ा। जब भी हम पृथ्वीराज चौहान का जिक्र करते हैं तो उनके दरबारी कवि चंदबरदाई और उनके द्वारा लिखे गए महाकाव्य पृथ्वीराज रासो का नाम अपने आप जुबान पर आ जाता है। यह ग्रंथ सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि पृथ्वीराज की वीरता, उनके प्रेम और उनके जीवन का एक ऐसा दस्तावेज है जिसने उन्हें लोकनायक बना दिया। हालांकि इतिहासकार इस ग्रंथ की कई बातों को काल्पनिक मानते हैं, लेकिन यह सच है कि पृथ्वीराज रासो ने ही पृथ्वीराज चौहान की छवि को एक ऐसे अमर योद्धा के रूप में गढ़ा है जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। इसी ग्रंथ में हमें पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी का भी जिक्र मिलता है, जो भारतीय साहित्य की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कहानियों में से एक है। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी और कहा जाता है कि वह मन ही मन पृथ्वीराज से प्रेम करती थी। जब जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर रचाया तो उन्होंने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उन्हें नहीं बुलाया, बल्कि उनकी जगह एक मूर्ति को दरबान के रूप में खड़ा कर दिया। लेकिन संयोगिता ने सभी राजाओं को छोड़कर उस मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। उसी समय पृथ्वीराज वहां पहुंचे और संयोगिता को अपने साथ लेकर दिल्ली आ गए। इस घटना ने जयचंद और पृथ्वीराज की दुश्मनी को और भी बढ़ा दिया, जिसका खामियाजा आखिरकार पूरे देश को भुगतना पड़ा। इस दौर में एक और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक घटना घटी। तराइन के दूसरे युद्ध के आसपास ही 1292 में प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए और उन्होंने अजमेर को अपना निवास स्थान बनाया। अजमेर उस समय चौहानों की राजधानी थी। ख्वाजा साहब ने यहाँ प्यार, भाईचारे और इंसानियत का संदेश दिया। उनका संदेश किसी एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए था। धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और हर धर्म के लोग उनके पास आने लगे। आज अजमेर में स्थित उनकी दरगाह, जिसे अजमेर शरीफ दरगाह के नाम से जाना जाता है, भारत में सर्वधर्म संभाव का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ हर साल लाखों लोग, चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान, अपनी मुरादें लेकर आते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि यह दौर सिर्फ तलवारों के टकराने का ही नहीं, बल्कि दो अलग अलग संस्कृतियों के मिलने का भी था। एक तरफ पृथ्वीराज रासो जैसी रचनाएं थीं, जो राजपूत शौर्य और परंपरा को जिंदा रखे हुए थीं, तो दूसरी तरफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे सूफी संत थे, जो एक नई साझा संस्कृति की नींव रख रहे थे। मोहम्मद गौरी की जीत से भारत में इस्लामी वास्तुकला की भी शुरुआत हुई, जिसका एक बेहतरीन उदाहरण दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार है। यह दिखाता है कि इतिहास की बड़ी घटनाएं सिर्फ हार जीत तय नहीं करती, बल्कि वे अपने पीछे एक ऐसी मिली जुली विरासत छोड़ जाती है जो आने वाली पीढ़ियों की पहचान का हिस्सा बन जाती है। तो आखिर में सवाल यह उठता है कि हम मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान को किस नजर से देखें? क्या गौरी सिर्फ एक क्रूर हमलावर था और पृथ्वीराज सिर्फ एक हारा हुआ राजा? नहीं, कहानी इतनी सीधी नहीं है। इतिहास किसी को सिर्फ नायक या खलनायक के खांचे में नहीं रखता। दोनों ही अपने अपने समय और अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के उत्पाद थे। मोहम्मद गौरी एक असाधारण सेनापति और एक चतुर रणनीतिकार था। उसने अपनी शुरुआती हार से सबक लिया और एक ऐसी सल्तनत की नींव रखी जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उसे भारत में तुर्की शासन का संस्थापक माना जाता है।
उसकी जीत ने भारत को मध्य एशिया की राजनीति से सीधे तौर पर जोड़ दिया, जिसके अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम हुए। वहीं दूसरी ओर पृथ्वीराज चौहान भारतीय वीरता और शौर्य के प्रतीक हैं। वह दिल्ली के आखिरी महान हिंदू सम्राट थे, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। उन्होंने गौरी को पहली लड़ाई में बुरी तरह हराया। यह उनकी सैन्य क्षमता का प्रमाण है। उनकी हार के पीछे उनकी अपनी कुछ गलतियां, जैसे दुश्मन को कम आंकना और राजपूत राजाओं में एकता की कमी, जरूर थीं, लेकिन उनकी बहादुरी पर कोई शक नहीं कर सकता। आज भी सदियां बीत जाने के बाद भारत के लोग उन्हें एक नायक के रूप में याद करते हैं, जैसा कि हाल की घटनाओं से भी पता चलता है। उनकी कहानी हमें एकता और दूरदर्शिता के महत्व का सबक सिखाती है। इन दोनों का टकराव सिर्फ दो इंसानों का टकराव नहीं था, बल्कि यह दो युगों का, दो सभ्यताओं का और दो अलग अलग विश्व दृष्टियों का टकराव था। इस टक्कर ने भारत के राजनीतिक नक्शे को ही नहीं, बल्कि यहाँ के समाज, धर्म और संस्कृति को भी गहराई से प्रभावित किया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना ने भारत में एक मिलीजुली संस्कृति, जिसे इंडो इस्लामिक संस्कृति कहते हैं, को जन्म दिया। कला, संगीत, भाषा और वास्तुकला के क्षेत्र में नए प्रयोग हुए। अजमेर शरीफ जैसी जगहों ने धार्मिक सहिष्णुता और भाईचारे की मिसाल कायम की। यह सब उसी ऐतिहासिक टक्कर का नतीजा था। अंत में हम कह सकते हैं कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों ही भारतीय इतिहास के दो ऐसे अहम किरदार हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। गौरी को हम एक विजेता के रूप में याद करते हैं, जिसने भारत में एक नए शासन की शुरुआत की, तो पृथ्वीराज को हम एक ऐसे वीर के रूप में याद करते हैं जो आखिरी सांस तक अपनी मिट्टी के लिए लड़ा। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ हार और जीत का लेखा जोखा नहीं होता, बल्कि यह उन सबकों का खजाना है जो हमें बताते हैं कि छोटी सी गलती या एकता की कमी के कितने बड़े परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि इतिहास की गलतियां अक्सर दोहराई जाती हैं।